अस्सलाम वालेकुम। सुहेल खान अपने यूट्यूब चैनल में आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, आज हम एक और बड़े अहम केस पे आपके साथ गुफ्तगू करने जा रहे हैं, और ये केस है सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, जो कि जजों के कंडक्ट के हवाले से एक आईनी इदारा है, 14 अप्रैल को एक अहम समात इजलास बुलवाया है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, जिसमें जस्टिस काजी फाइज ईसा के हवाले से जो उसका जो मामला था, जो कि उनकी एहलिया का जो एफडीआर के हवाले से, जो उनकी जो प्रॉपर्टी के हवाले से, उसके मुताबिक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने 14 अप्रैल को इजलास बुलाया है। इस वक्त मेरे साथ बहुत ही सीनियर एडवोकेट अजहर सदीक साहब मौजूद हैं। हम इस पे इनके साथ बात करेंगे। अजहर सदीक साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी। अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल है सुहेल खान साहब? थैंक यू। मौसम तो अच्छा लग रहा है। इस्लामाबाद में मौसम तो अच्छा है या गर्मा गर्मी है कोई? नहीं नहीं, अच्छा है, फिलहाल गुजारा हो रहा है, इतनी गर्मी नहीं है, लेकिन फिलहाल मौसम अच्छा है। और माशाल्लाह आप 4-5 दिन बाद रमजान का मुकद्दस महीना भी शुरू होने वाला है। अजहर सदीक साहब, जिस तरह मैंने इंट्रो में कहा है, लेकिन आपको शायद पता नहीं, मैं आपको एक बहुत बड़ी खबर दे रहा हूँ, और उसके मुताबिक अच्छा फिर मैं आपसे सवाल करूंगा। अच्छा, शायद कौन फिर तो पहले खबर सुननी चाहिए, सवाल जवाब बाद में होने चाहिए। जी अजहर सदीक साहब, खबर यह है कि जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब, जो कि सीनियर जज है सुप्रीम कोर्ट के, और जो कि जस्टिस काजी फाइज ईसा का उन्होंने केस सुना था, उसके खिलाफ जो रेफरेंस फाइल हुआ था उसको क्वैश किया गया था, और अब उस जस्टिस काजी फाइज ईसा जो उनका जो केस है, नजरसानी की दरखास्त, जो कि 10 रुकनी बेंच में से 7 जज साहिबान ने जो उनकी एहलिया का जो मामला है बिहार को भेजा था, और वो उस पे जो फिर उसके खिलाफ उन्होंने नजरसानी की अपील दायर की थी, और अब चूंकि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने 14 अप्रैल को जो इजलास बुलवाया है, उसके लिए आपको मैं बड़ी खबर ये दे रहा हूं कि जस्टिस उमर अता बंदयाल ने उस बेंच से रिक्यूज कर गए, यानी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की नहीं जो नहीं नहीं, क्या कार्रवाई क्या है। क्या 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 कहना चाह रहे हैं आप? सुप्रीम जस्टिस जुडिशियल उमर अता काउंसिल। बंदयाल, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का जो इजलास हो रहा है ना 14 अप्रैल को, जो बुलाया गया है, जो कि जस्टिस तो ये तो काजी वाकई, ये फायजीसा तो के बहुत बड़ी मामले। खबर, ये तो आप बहुत बड़ी खबर दे रहे हैं। ये तो बहुत बड़ी खबर है कि जस्टिस उमर अता बंदयाल जो सीनियर जज हैं, और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के 3 सीनियर जजेस वहां उस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का हिस्सा होते हैं। 2 हाई कोर्ट्स के सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं, यानी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट से चीफ जस्टिस गुलजार अहमद साहब, उसके बाद जस्टिस मुशीर आलम, और फिर जस्टिस उमर अता बंदयाल, 3 ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में बैठेंगे। इसका मतलब आप ये बताना चाह रहे हैं या आप ये कहना चाह रहे हैं, ये तो वाकई बहुत बड़ी ब्रेक थ्रू अभी तक मैंने सुनी नहीं है, आपके मुंह से ही मैं सुन रहा हूं कि जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने अपने आप को रेक्यूज कर लिया, यानी ये बेंच नहीं है, बेसिकली सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में से बैठने से माजरत कर लिया, आप ये कहना चाह रहे हैं? माजत माजत कर ली है। वो इसलिए माजत कर ली कि आपको पता है कि पहले भी 19 जून को उन्होंने फैसला सुनाया था, जो जस्टिस काजी फैसला के खिलाफ जो सदारती रेफरेंस फाइल हुआ था, उसको उन्होंने क्वैश कर दिया था। एक तो उसका हिस्सा थे, दूसरा जस्टिस काजी फायजीसा ने जब अपनी एहलिया के हवाले से जो उन्हीं 7 जजों ने जब उनका एहलिया का मामला जो एफबीआर को भेजा था, उसके खिलाफ फिर जो जस्टिस काजी फायजीसा और मुख्तलिफ बार एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को चैलेंज किया है और नजरसानी की दरखास्त दायर की है। तो उस पर चूंकि वो 2 फैसलों का हिस्सा थे, जस्टिस उमर अता बंदयाल, तो लिहाजा उन्होंने जो 14 अप्रैल को जो इजलास हो रहा है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का, उससे उन्होंने माजरत कर लिए, वो उसमें नहीं बैठ सकते, क्योंकि उन्होंने कहा है कि चूंकि उनका कहना है कि ये सुना है मैंने, बड़े मुतबर जराये ने बताया है कि जस्टिस उमर अता बंदयाल ने माजूली जो है उससे माजरत कर लिए, उन्होंने रिक्यूज कर लिया, यानी 14 अप्रैल का जो इजलास है उसमें वो नहीं बैठे। तो अजहर सदीक साहब, जब जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने अब रिक्यूज कर लिया है और नहीं बैठेंगे, तो इसके फिर क्या पॉसिबिलिटीज है? इसके बाद जो है जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के बाद जो है वो जस्टिस काजी फायजी से है सीनियर जज। तो जस्टिस काजी फायजी से तो नहीं बैठ सकते, क्योंकि उनके बारे में ये केस है। उसके बाद फिर जो दूसरे जो जज है, वो है अपना जस्टिस मकबूल बाकर। तो वो भी अभी 10 रुकनी बेंच का हिस्सा है, जो लार्जर बेंच बना हुआ है, जो नजरसानी की दरखास्त सुन रहा है, तो वो भी उस बेंच का हिस्सा है, तो वो भी नहीं बैठ सकते हैं। तो अब क्या सिचुएशन होगी? ये तो एक बड़ी दिलचस्प सिचुएशन हो गई है। अब क्या होगा आपके ख्याल में? जो कंपोजिशन है, जो सुप्रीम जुडिशल की कंपोजिशन है, उसके बारे में नाज़रीन को बताइए कि अब क्या इस सूरत में अब क्या सूरत हाल होगी? खबर तो मैंने आपको दे दी, ब्रेकिंग सुहेल न्यूज। खान, अब सुहेल खान साहब, आपने खबर वाकई ब्रेकिंग दी है और मेरे लिए बड़ी हैरान कुन बात भी है
मैं नहीं समझता था कि जस्टिस उमरता बंदयाल साहब को रिक्यूज करना था। देखिए, बुनियादी तौर पर ये जो एक इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन हो रही है, इसका जुडिशियल फैसले से तो ताल्लुक नहीं है। जुडिशियल ये तो बेसिकली क्वासाई जुडिशियल क्वासाई इन्वेस्टिगेटिव या क्वासाई एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीडिंग आप कह सकते हैं, वो हो रही थी। और और वो भी जहां तक जजेस ने अपनी मर्जी है बैठना या नहीं बैठना, उसका फैसला बाइस के हवाले से पॉइंट उठाए थे। लेकिन जस्टिस उमर ताब बंदयाल साहब ने जो रेफरेंस की हियरिंग के हवाले से रिक्यूज नहीं किया, और सवाल तो वहां भी बड़े उठाए थे। सरदार तारक मसूद और जस्टिस सरदार तारक मसूद, जस्टिस इजाजुल हसन पर भी सवाल उठाए थे। उन्होंने अपने आप को रिक्यूज कर लिया था, हालांकि रिक्यूज नहीं करना चाहिए था। मेरी जाती राय, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस की बातें हैं, अगर इस तरह पे होना शुरू हो जाए फिर तो हर किसी पे एतराज उठाएंगे, फिर तो जज, फिर तो सुप्रीम कोर्ट बैठे कोई नहीं, फिर तो अब लाइसेंस दे देंगे हर एक को जिस तरह से मर्जी सवाल उठाते रहे। जस्टिस काजी फाइजा की बतौर साहिल बड़ी ख्वाहिशात होगी, वो ख्वाहिशात कानूनी नहीं है और नानी में मैं नहीं समझता कि पैरामीटर में आती है। लेकिन ये एक बड़ी खबर इस कॉन्टेक्स्ट में है कि वो वहां पर नहीं बैठेंगे। तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की हियरिंग तो फिर 14 तारीख को हो नहीं पाएगी। जब वो नहीं बैठेंगे तो उनके बगैर फिर हियरिंग जब तक को नया जा चुके, कंपोजिशन ही 5 है, यहाँ कोरम का इशू तो है ही नहीं है। यहाँ पर बड़ी वाज़ेह तौर पर इशू है कि 5 जजेस ने बैठना है और 5 जजेस जब तक पूरे नहीं होंगे, और आइन का आर्टिकल 209 बड़ा क्लियर है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के लिए। अब यहाँ पर उसका अगर अगर आप सब आर्टिकल 3 पढ़ लें, इफ एट एनी टाइम द काउंसिल इज इंक्वायरिंग इनटू द कैपेसिटी और कंडक्ट ऑफ अ जज हु इज अ मेंबर ऑफ द काउंसिल, और मेंबर ऑफ द काउंसिल इज एब्सेंट और अनएबल टू एक्ट ड्यू टू इलनेस और एनी अदर कॉज। अब ये लफ्ज लिखा है इलनेस और एनी अदर कॉज, एनी अदर कॉज में आ गया। If such member is a judge of a Supreme Court, the judge of the Supreme Court who is the next in seniority below the judge is referred to be in paragraph B of class 2. अब यहाँ बड़ा क्लियर कर दिया, shall act as a member of the council in his place. तो उसके बाद जस्टिस मकबूल बाकर साहब हैं। अगर इस बुनियाद के ऊपर जस्टिस उमर ताब बंदयाल ने कि वो 10 रुकनी बेंच का हिस्सा, तो फिर जस्टिस मकबूल बाकर भी नहीं बैठ सकते। उसके बाद आ जाएगी बात जस्टिस तारिक मसूद और मंजूर मलिक साहब की। जस्टिस मंजूर मलिक साहब भी उस बेंच का हिस्सा हैं 10 रुकनी बेंच का, तो वो भी नहीं फिर बैठ सकेंगे। फिर आ जाएगी बात जस्टिस तारिक मसूद के ऊपर और जस्टिस इजाजुल हसन को। जस्टिस इजाजुल हसन और जस्टिस तारिक मसूद बैठ सकती हैं जुडिशल काउंसिल में, क्योंकि वो उनकी मर्जी है कि वो रिक्यूज करें या ना करें। लेकिन उन पे एतराज उठाया था उन्होंने जब उनकी जुडिशल काउंसिल में पिटीशन चल रही थी, तो उन्होंने वहां से रिक्यूज किया था। यहाँ पाबंदी नहीं है उनकी, उसके हवाले से वो माने या ना माने, अल्टीमेटली ये आ जाएगा। या फिर इस तरह तमाम जजेस को अगर आप निकाल लेंगे, यहाँ से साइड पे कर लेंगे, तो फिर मेरा ख्याल है फिर जस्टिस अमीनुद्दीन ही रह जाएंगे सिर्फ उसके बाद, कि जो 10 रुकनी बेंच का हिस्सा नहीं है, या बाकी जजेस जिन पे एतराज़ात उठा रहे हैं, फिर वो एक जज गालिबन वही बचेंगे कि जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का हिस्सा हो सकते हैं। तो अजहर सदीक साहब, अगर लेट्स सपोज जस्टिस इजाजुल एहसन और जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जो कि ऑलरेडी जिस पर काजी फाजीसा ने इतराज उठाया था, जो उनकी जो केस सुन रहे थे, उसके बाद वो रिक्यूज कर गए थे। अब अगर आपके मुताबिक अगर जस्टिस इजाजुल एहसन और जस्टिस सरदार तारिक मसूद को इस में शामिल किया जाता है, तो ये तो फिर एक सिलसिला डिले हो जाता है। हो सकता है कि फिर जस्टिस काजी फायजी साहब यहाँ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल पे भी एतराज उठा लें, वहां भी दरखास्त दायर करें कि जनाब चूंकि ये तो ऑलरेडी मैंने इन पे पहले भी इतराज उठाया, तो लिहाजा ये कैसे बैठ सकते हैं। तो क्या ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन हो जाएगी कि इस मर्तबा हो सकता है कि फिर डिले काजी साहब की तरफ से फिर हुआ जा सके इस केस को हवाले से, कि अगर उसमें अगर अभी आप देखें तो डिले गवर्नमेंट की तरफ से है, कोई डिले तो आपके सामने मौजूद है। यानी फैसला आ गया था 19 जून का, उस पर अमल दरामद भी हो चुका है, सारा रिपोर्ट भी आ चुकी है। डिले अपना नजरसानी की दरखास्त दायर की, उसमें डिले का एलिमेंट अगर देखें तो जस्टिस काजी फायजी साहब पर आ सकता है कि उन्होंने पहले दरखास्त दे दी को वही बेंच सुने। अब ये वो बेंच सुने या ये बेंच सुने, मर्जी और पसंद और नापसंद के बेंच हमने तो कभी, हम तो यहाँ दायर करें तो कहा जाता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, तो ये तो असूली और पसंद और नापसंद के बेंचेस के हवाले से मैंने तो आज तक प्रेसिडेंट और ना ये समझता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन जस्टिस के खिलाफ है। आप और हमने देखा कि वो कितना अरसा मामला चले, फिर वो जब खत्म हो गया, फैसला दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने, जस्टिस उमर ताब बंदयाल साहब ने, कि ये सवाबदीर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की है, ये कोई बेंच नहीं फैसला कर सकता, एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे फैसला करना है। तो वो चीफ जस्टिस साहब ने बेंच बना दिया, वो 10 रुकनी बेंच बन गया। अब 10 रुकनी बेंच ने अब समाज शुरू की, वहां फिर दरखास्त आ गई कि लाइव कवरेज दिखाई जाए। वो लाइव कवरेज के ऊपर कितनी समातें चलेगी कि डिले अगर देखा जाए तो लाइव कवरेज का
केस के मेरिट से क्या ताल्लुक, और नजरसानी वैसे ही बड़ी लिमिटेड सी है। आर्टिकल 188 को सामने देख लें, क्वेश्चन ऑफ लॉ के ऊपर एरर अपेरेंट ऑफ द फेस ऑफ रिकॉर्ड, क्या चीज उसके अंदर एरर है वो नहीं मौजूद। अगर मैं एक बात याद रखिएगा, बड़ा डेंजरस बात मैं कर रहा हूं, अगर अकाउंटेबिलिटी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने नहीं करनी है फिर नैब करेगा, नैब ने नहीं करनी तो फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने करनी है। ये कहा जाए कि अकाउंटेबिलिटी ना हो जज ने, ये नहीं हो सकता। ना ये आइन कहता है ना ये कानून होता है, बिल्कुल सवाल ही पैदा नहीं होता है। और ये इसीलिए अदलिया की आजादी को बरकरार रखने के लिए मिसकंडक्ट की डेफिनेशन को आपको स्ट्रेच करना होगा, और वो अकाउंटेबिलिटी के रेफरेंस में आएगी कि जो पैरामीटर पब्लिक ऑफिस होल्डर के बाकी जगहों पर रखे हुए हैं, जज के लिए ऊपर भी वही पैरामीटर हैं। वरना तो आप डिस्क्रिमिनेशन कर देंगे, और आइन डिस्क्रिमिनेशन की इजाजत नहीं देता, चाहे वो जज हो, चाहे वो आम आदमी हो, वकील हो, कोई भी क्लास के हो। डिस्क्रिमिनेशन अगर अलाउ है तो वो औरतों के कानून लहदा बनाने या बच्चों के कानून बनाने से, वरना इसके अलावा डिस्क्रिमिनेशन आईने पाकिस्तान ने नहीं फराहम की है। अगर सदीक साहब अब अगर ये भी हो सकता है कि वैसे कोई प्रेसिडेंट है कि इस तरह के कोई, जो अब तो वाजे तो हो गया कि अगर फलां एक जज ना होगा तो दूसरा होगा, उसके बाद दूसरा सीनियर मोस्ट होगा। अब ऐसा कोई प्रेसिडेंट है कि कोई अब इस तरह का कोई इम्कान है कि 14 अप्रैल को जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का जो इजलास है वो ना हो, मुलतवी कराया जाए, इस तरह की कोई है? अब देखिए, अगर बुनियादी तौर पर अब देखें ना, 13 तारीख वाले दिन सुप्रीम कोर्ट के सामने रिव्यू लगा है। अब रिव्यू क्वेश्चन ऑफ लॉ के ऊपर है, रिव्यू की मेंटेनेबिलिटी का इशू है कि मेंटेनेबल है भी कि नहीं है। अभी तो मुतफरक दरखास्तों के फैसले हुए हैं, और इस तरह की दरखास्तें आम साल अगर मुतफरक दरखास्तें दें, हम आप देखते रहे इस तरह की कितनी मुतफरक दरखास्तें। पहले तो रिव्यू बड़ा लिमिटेड सा है, कोई 2, 3, 4% आप कह दें या इससे कम होगी, तो मुतफरक दरखास्तों पर वक्त लग गया। अब अगर जब तक, और रिव्यू किसका करना है, वो जजमेंट जो इम्प्लीमेंट हो चुकी है, वो जजमेंट ने रेफरेंस क्वैश करके या वेट करके एक इंक्वायरी करने का कहा। इसके अलावा जज को निकालने या इस हवाले से कहा भी कुछ नहीं है। और उसमें रिव्यू होने वाला, मेरी बासियत कानून के तालिब इल्म होते मुझे तो नजर नहीं आता कि उसमें से क्या चीज ऐसी रिव्यू होनी है या क्या ऐसा होना है। तो अब डिलेइंग टैक्टिक्स आगे कोई और मुतफरक दरखास्त ना आ जाए, यानी पता हमें चले कि पीर वाला दिन कोई नई एक दरखास्त दायर कर दी है जस्टिस काजी फाइसा ने या उनकी मिसेज ने, सरीना ईसा ने फाइल कर दी है, या कोई बार काउंसिल की तरफ से कोई मुतफरक दरखास्त आ गई है। इस तरह की दरखास्तों का सिलसिला तो रुकना नहीं है, और इससे मामला लेट हो गया। जस्टिस मंजूर मलिक साहब देखे नजरसानी के बेंच में बैठे हैं, वो भी, उनकी रिटायरमेंट की एज भी करीब है, और नजरसानी का इतना लंबा काम तो है नहीं है। क्वेश्चन ऑफ लॉ पे डिसाइड करना है, एक दिन के अंदर यह फैसला हो सकता है कि नजरसानी काबिल समात है या नहीं। बहुत शुक्रिया अजहर सदीक साहब। आप नाजरीन, देखना यही है कि अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का जो इजलास बुलाया गया है 14 अप्रैल को, मैंने बड़ी खबर आपको दे दी, जिसमें जो मेन जो जज हैं जस्टिस उमर अता बंदयाल, अच्छा, सीनियर जज जो है। एक मैं बताऊं सुहेल साहब, मैं अभी तक, चूंकि ये खरी खबर ब्रेक आपने की है, खरी बहुत बड़ी खबर है, लेकिन पता नहीं अब ये जो खबर आप तक आई है उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, वो अपनी जगह, मैं उनमें नहीं पढ़ना चाहता, जो कि आप ना आप मैं आपसे सोर्स पूछ सकता हूँ, ना आपने सोर्स बताना है। साफी है, साफी का काम सोर्स के नहीं हवाले से। लेकिन एक बात तो बड़ी क्लियर हो गई है कि अगर ऐसा हुआ तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की हियरिंग एडजर्न हो जानी है, वरना मेरी जाती राय के मुताबिक तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को अपनी समाप्त करनी चाहिए। नहीं, अपना अजहर सिद्दीक साहब, 15-20 साल से यार सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, तो मैं ऐसी एक जिम्मेदार सहाफी हूँ, जिम्मेदार सुप्रीम कोर्ट का रिपोर्टर हूँ। मैं ऐसे क्या मतलब अनऑथेंटिक खबर तो मैं नहीं दे सकता। सॉरी टू से, यू हैव क्वेश्चन माय क्रेडिबिलिटी। मेरा एक सवाल है, वो मैं ना मैं आपसे सोर्स पूछ सकता हूँ, ना आपको सोर्स बताना चाहिए, मैं ये नहीं बात कह रहा। मैं तो यानी मेरे लिए जरा बड़ी अजंबे की बात है, मेरे लिए जरा बड़ी हैरान कुन बात है, तभी तो मैं मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मैं परेशान, मैं इसी वाले से कि यार ऐसा क्या काम हो गया भाई, मेरे लिए ये बड़ी अनहोनी सी खबर है, अगर मैं लफ्ज कहूं। और अगर ये खबर सच साबित होगी, फिर क्या करेंगे? फिर आपसे फिर तो पार्टी तो बनती है। पहले भी तो मैं अंदर की खबरें तो रखते हो भाई, उसमें मैं तुम्हारे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं उठा सकता, फिर तो पार्टी बनती है। चले देखते हैं कि अब क्या होगा 14 अप्रैल को। और नाज़रीन, आपने ज़रीन ख्यालात सुने एक सीनियर वकील के अजहर सिद्दीक साहब, उन्होंने आपको बता दिए कि अब इसकी बेंच की जो कंपोजिशन है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की, और अब चूंकि जस्टिस उमर अता बंदयाल ने माजरत कर ली है, वो इस
इसका हिस्सा नहीं होंगे इजलास में, तो अब देखा जाएगा कि क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। एक और वीडियो में दोबारा आपके सामने दोबारा हाजिर हूंगा। अजहर सिद्दीक साहब, थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपनी इंसाइट देने का। नाज़रीन बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।